हेलो फ्रेंड्स। तो फिर से एम के सर आपके सामने हाजिर है टैक्स लॉ, डायरेक्ट टैक्स लॉ के साथ। और जैसे कि मैंने अगले वीडियो में आपको बताया था कि नाउ टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ सेक्शन 145। तो ये सेक्शन 145 आपके स्क्रीन के ऊपर, methods of accounting section 145. Sir, why it is so important? This is the biggest question that will come into your mind. सो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप सेक्शन 145 के बारे में सोचते हो तो उसका टाइटल ठीक से पढ़िए। वहाँ पे लिखा है मेथड ऑफ अकाउंटिंग। इसका मतलब दोस्तों कि जब आप अकाउंट्स लिखते हो तो अकाउंट्स के ऊपर से आपका बिजनेस का प्रॉफिट या गेन आता है। एम आई राइट? यस, ऑब्वियसली। तो बिजनेस के प्रॉफिट या गेन को कंप्यूट करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करनी है। पर अगर मान लीजिए कि कोई बंदा मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो फॉलो कर रहा है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, या वी कैन से इट इज़ नॉट जनरली एक्सेप्टेड, सो हिज प्रॉफिट विल बी डिफरेंट बाय हिज मेथड एंड हिज प्रॉफिट विल बी डिफरेंट बाय methods generally accepted by the people or Indian community. So to avoid this kind of differences and to avoid this kind of harshness, or we can say difficulties, what we have to do, we have to follow or we have to frame rules or provisions in this regards. So that is why income tax had framed section 145, that is what method of accounting. So method of accounting जो है वो आपको ये बताती है कि देखिए, सेक्शन 145 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रोवाइड्स फॉर द मेथड ऑफ अकाउंटिंग, राइट? तो आगे उसमें क्या लिखा है कि सेक्शन 145 सबसेक्शन 1, यानी कि दोस्तों सेक्शन 145 सबसेक्शन 1 रिक्वायर्स इनकम चार्जेबल अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। राइट। ये एक चीज़ देखिए आप, यहाँ पे सेक्शन 145 की सबसेक्शन 1 के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सेक्शन 145 सबसेक्शन 1 रिक्वायर्स इनकम चार्जेबल अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, और वी कैन से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस टू बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विथ either कैश और मर्केंटाइल अकाउंटिंग सिस्टम या कैश और मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग रेगुलरली एम्प्लॉयड बाय असेसी। यानी कि अब पूरा सेक्शन मैंने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया है। तो आपको ये लगेगा कि सर यू आर आस्किंग अबाउट द सेंटेंसेस बट दीज आर द सेंटेंसेस नॉट कंप्लीटेड बाय ग्रामर। यस, I am agree with you, but what I had done, my dear friends, I had make small parts of a whole content, यानी कि मैंने पूरे कंटेंट के छोटे छोटे टुकड़े बनाए हैं जिससे आपको एक पर्टिकुलर वे में उसका इंटरप्रिटेशन ईजी रहे, राइट? तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको लिखा है कि सेक्शन 145 की सबसेक्शन 1 क्या कहती है? रिक्वायर्स इनकम चार्जेबल अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन or income from other sources to be computed in accordance with either cash or mercantile system of accounting regularly employed by the assessee. इसका मतलब ये कहता है कि अगर आप सेक्शन 145 सबसेक्शन 1 की बात करते हो तो वो दो हेड को रिफ्लेक्ट करती है या दो हेड को अफेक्ट करती है। द फर्स्ट हेड इज अवर मेन हेड विच वी आर गोइंग टू स्टडी एंड विच वी आर एक्चुअली स्टडिंग, पीजीबीपी। और दूसरे किस हेड को सेक्शन 145 सबसेक्शन 1 अप्लाई करेगी तो वो होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। यानी कि देयर आर टू रिस्पेक्टिव हेड्स ऑफ अकाउंट्स विच विल बी अफेक्टेड बाय सेक्शन 145 सबसेक्शन 1। तो अगर आपको इन दोनों हेड की इनकम को कंप्यूट करना है तो सेक्शन 145 सबसेक्शन 1 ये कहता है कि दोस्तों आपको उस हेड्स की इनकम को कंप्यूट करने के लिए या तो कैश अकाउंटिंग सिस्टम या तो मर्केंटाइल अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करनी है। इन दोनों में से जो कोई भी मेथड ऑफ अकाउंटिंग आप रेगुलरली या असेसी रेगुलरली फॉलो करता है। सो सिंपल मीनिंग अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या ये क्लियर है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश अकाउंटिंग सिस्टम एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मर्केंटाइल अकाउंटिंग सिस्टम।
तो मैं ये शॉर्ट में आपको अगर बताऊं तो पहले ये दो टॉपिक हम क्लियर करते हैं। कैश अकाउंटिंग सिस्टम ये होता है दोस्तों कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैश आए या कैश जाए, आई रिपीट, कैश आए या कैश जाए, तो वो दो ही इंसिडेंट्स में हम एंट्री पास ऑन करेंगे। इफ वी आर रिसीविंग कैश देन वी हैव टू रिकॉर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, इफ वी आर पेइंग कैश देन ओनली वी हैव टू रिकॉर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। दैट मीन्स के receivables and payables kind of transactions will not be considered or will not be recorded in books of account if we are following cash accounting system. I repeat my word that if we are receiving cash then we have to record, if we are paying cash then only we have to record, but if we are entering into such transactions which are outstanding in nature, right? So रिसीवेबल एंड पेएबल कैटेगरी के जो ट्रांजैक्शंस है वो ट्रांजैक्शंस कैश अकाउंटिंग सिस्टम में रिकॉर्ड नहीं होंगे। तो सर ऐसा क्यों? भाई ये तो कैटेगरी है, ये तो स्टाइल है, कैश अकाउंटिंग सिस्टम है। अच्छा, मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या? तो मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो मर्केंटाइल सिस्टम में जब कैश आएगी एंट्री पास ऑन होगी, जब कैश जाएगी एंट्री पास ऑन होगी, एज वेल एज और इन एडिशन टू दिस ट्रांजैक्शंस if we are entering into such transactions which are receivable and payable in nature, then also we have to record, then also we have to pass entries in the books of account if we are following mercantile system of accounting. इसका मतलब ये, अब एकदम सिंपल मेथड में बताता हूं। अगर कैश अकाउंटिंग सिस्टम है तो कैश ट्रांजैक्शंस ही सिर्फ रिकॉर्ड होंगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस विल नॉट बी रिकॉर्डेड एवर। अच्छा, अगर मर्केंटाइल सिस्टम है तो मर्केंटाइल सिस्टम में कैश अकाउंटिंग जो है, कैश ट्रांजैक्शंस है, उन्हें रिकॉर्ड करना है, एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड करना है। तो सिंपल सी बात है, आप अगर कैश अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करते हो तो उस मेथड से आप रेगुलरली अकाउंट्स लिखिए और उस मेथड से आपका प्रॉफिट या गेन फाइंड कीजिए। कौन कौन से हेड में? तो वो होगा एक पीजीबीपी का और दूसरा होगा आपका अदर सोर्सेज का। ये कौन कहता है? सेक्शन 145(1) कहता है सर। सही है। अगर आप मर्केंटाइल मेथड से जा रहे हैं तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट मर्केंटाइल मेथड से फॉलो कीजिए और उसमें कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कीजिए और आपकी इनकम फाइंड कीजिए। सर कौन से हेड्स की? तो सर पीजीबीपी के हेड की या फिर अदर सोर्सेज के हेड की। अच्छा, ये कौन कहता है? तो फिर से बताता हूं कि सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 145 सेज दैट वी हैव टू डू दिस। ओके, तो ये बात आपको सेक्शन 145(1) में पता चली। बहुत अच्छा। अब इसके आगे कुछ इसमें भी रिजर्वेशंस है, रिजर्वेशंस कौन से है? तो देखिए, इसमें लिखा है आगे कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 145(2). इसका मतलब ये कि आप 145(1) को अप्लाई करेंगे, बट कुछ रिजर्वेशंस है जो रिजर्वेशंस आपको दिए हैं सेक्शन 145 सब सेक्शन 2 में। तो इसका मतलब ये कि जो चीजें, जो मैटर सेक्शन 145(2) में बताई गई है, उन मैटर्स के लिए आप सेक्शन 145(1) अप्लाई नहीं कर सकते। आई रिपीट, जो प्रोविजंस या रिजर्वेशंस 145 सब सेक्शन 2 में बताए हैं उनके लिए आप 145(1) को अप्लाई नहीं करेंगे। अच्छा, तो आगे हम देखेंगे कि सेक्शन 145(2) में ऐसा क्या बताया है। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे सेक्शन 145(2). सेक्शन 145(2) ये कहता है कि अंडर सेक्शन 145 subsection 2 the central government is empowered to notify in the official gazettes from time to time income computation and disclosure standards which formerly known as ICDS to be followed by any class of assessee or in respect of any class of income. What does it mean? That means कि सेक्शन 145 सीधे सीधे ये बताता है कि इस सेक्शन के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया है सीबीडीटी ने कि आप अगर चाहे तो ऑफिशियल गैजेट्स में ये नोटिफाई कर सकते हैं कि इनकम कंप्यूट करने के या डिस्क्लोजर करने के कुछ स्टैंडर्ड्स आप बनाएंगे और वो नोटिफाई करेंगे, और जो स्टैंडर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी इनकम कंप्यूटेशन या डिस्क्लोजर के लिए, उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो असेसी को करना पड़ेगा। अच्छा, कब करना पड़ेगा? रात को, सुबह, शाम को? नहीं दोस्तों, जब कंप्यूटेशन ऑफ इनकम होगा एज पर इनकम टैक्स एक्ट, अगर वो कैटेगरी 145(2) में फॉल होती है तो उन्हें आईसीडीएस फॉलो करना है।
अगर उसका डिस्क्लोजर करना है तो भी उसके लिए ICDS फॉलो करना है। हाँ, मैं ICDS पे आगे एक अच्छा वीडियो डालने वाला हूँ जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं ICDS की बात करूंगा। ओके, तो अभी ICDS के जो प्रोविजंस है वो 10 ICDS को हमें ध्यान में नहीं लेना है। अच्छा सर, आपने तो बता दिया कि 10 है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं भाई, चलता है। तो ICDS जो है वो कौन इश्यू करेगा, कौन नोटिफाई करेगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट। कैसे नोटिफाई कर सकती है सर सेंट्रल गवर्नमेंट? ये तो CBDT का मामला है। आई रिपीट दोस्तों, CBDT ने सेक्शन 145 सबसेक्शन 2 इंसर्ट किया है इनकम टैक्स एक्ट में, और उसमें से पावर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप है वो महान आत्मा, आप है वो ग्रुप ऑफ पीपल कि जो ऐसे ICDS बनाएंगे और उसे ऑफिशियल गैजेट्स में नोटिफाई करेंगे, और पूरी प्रजा, पूरी कायनात उसे निभाएगी। कब निभाएगी? तो जब उन्हें यानी कि असेसी को अपनी इनकम कंप्यूट करनी है या फिर उन्हें डिस्क्लोजर्स करने हैं। इज इट क्लियर? तो आगे देखते हैं कि अकॉर्डिंगली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज वाइड नोटिफिकेशन नंबर 3079E dated 29th of September 2016 notified, अंडरलाइन करना भूल गया हूं, 10 ICDS to be applicable from assessment year 1718। यानी कि इस पर्टिकुलर सेक्शन के तहत जो पावर मिला था उस पावर को एक्सरसाइज करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10 ICDS बनाए। कितने 10 ICDS बनाए। कब बनाए थे? तो उन्होंने जब भी बनाए उसके बाद उन्होंने नोटिफाई किए। क्यों नोटिफाई किए? क्योंकि ऊपर लिखा था सेक्शन में कि उन्होंने जो बनाए हैं उसे नोटिफाई करना पड़ेगा। तो नोटिफाई किए। कब डेट नोटिफाई किए? तो डेट है 29th of September 2016। और वो एप्लीकेबल कब से हुए सर? वो एप्लीकेबल हुए असेसमेंट ईयर 1718 ऑनवर्ड्स। बहुत अच्छे, चलो बहुत बढ़िया बात है। तो इसका मतलब ये है कि द नोटिफाइड ICDS हैव टू बी followed by all the assessee following the mercantile system of accounting for the purpose of computation of income chargeable to income tax under the head profit and gain from business and profession or income from other sources from financial assessment year 1718। अच्छा, इसकी बात ये है, इसका मतलब ये है कि ये जो ICDS बनाए हैं दोस्तों वो ICDS फॉलो करने हैं। पर कब फॉलो करने हैं? When assessee is following mercantile system of accounting, please listen carefully, when assessee is following mercantile system of accounting to record or to keep his books of account, to compute his profit and gain or income from other sources, in that case only they have to follow ICDS। इसका मतलब क्या सर? MK सर ने बताया? नहीं, MK सर नहीं बता रहे दोस्तों, मैं नहीं कहता, किताबों में लिखा है कि जब कैश अकाउंटिंग सिस्टम कोई फॉलो करेगा तो उन्हें ICDS को फॉलो नहीं करना है। मैं नहीं कहता, किताबों में लिखा है दोस्तों, याद रखिएगा कि सेक्शन 145(2) सेज दैट अगर असेसी कैश अकाउंटिंग सिस्टम लिखता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैश अकाउंटिंग सिस्टम से लिखता है, तो उसे ICDS फॉलो नहीं करने हैं। अच्छा, तो मर्केंटाइल सिस्टम अगर फॉलो करता है तो कैश अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है, मर्केंटाइल है तो ICDS फॉलो करने हैं। और अगर ICDS फॉलो करने हैं तो कब करने हैं? जब आप PGBP की इनकम फाइंड करोगे या तो फिर अदर सोर्सेज की इनकम फाइंड आउट करोगे। तो बहुत अच्छे, तो इसका मतलब सर ये तो क्लियर हो गया कि ICDS कौन इश्यू करेगा। अच्छा, कब सबसे पहले इश्यू किए थे? अच्छा, तो कितने इश्यू किए थे, कितने आदमी थे? अच्छा सॉरी, तो कब इश्यू किए थे, कितने इश्यू किए थे, ये तो पता चल गया। अब कौन से असेसी है कि जिनको ये ICDS फॉलो करने हैं? तो वैसे असेसी के जो PGBP या अदर सोर्सेज की इनकम होल्ड करते हैं और उन इनकम को अकाउंट करने के लिए, कंप्यूट करने के लिए वो मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग यूज करते हैं। चलो बहुत बढ़िया है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखिए सेक्शन 145(2) क्या कहता है। आगे ये बताता है कि द नोटिफाइड ICDS हैव टू बी फॉलोड बाय ऑल द असेसी। देखिए यहाँ पे अभी भी मैं पुरानी बात पे ही चिपका हूँ, क्योंकि आपके दिमाग में काफ़ी सारे क्वेश्चन आए होंगे कि ये ICDS क्या है, क्या मैं बता रहा हूँ। ICDS के आगे आपको वीडियोस मिलेंगे। फिलहाल ये समझ लीजिए कि जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, जैसे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है, वैसे ही ये इनकम डिस्क्लोजर्स या कंप्यूटेशन के स्टैंडर्ड्स है। सिंपल है यार, सिंपल।
स्टैंडर्ड्स इश्यूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यस यस यस, सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, कब इश्यू किए थे सबसे पहले? तो 29 सितंबर 2016। अच्छा, बहुत अच्छे। कितने किए थे, कितने आदमी थे? 10 थे। अच्छा, किनको फॉलो करना है? तो वो सारे असेसी जो अपनी इनकम पीजीबीपी के हेड में डालते हैं या फिर अदर सोर्सेज के हेड में डालते हैं, और वो इन हेड को कंप्यूट करने के लिए मर्केंटाइल अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करते हैं। सर मर्केंटाइल मतलब क्या? तो मर्केंटाइल का मतलब था कि जिसमें कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन दोनों रिकॉर्ड होते हैं। तो वो रिपीट करता हूं मैं, देखिए यहां पे एक रिजर्वेशन यहां पे है कि नोटिफाइड आईसीडीएस हैज टू बी फॉलोड बाय ऑल द असेसी अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ। अच्छा, अदर देन। अब देखिए बीच में जगह जानबूझ के छोड़ी है क्योंकि यहां पे एक अच्छा सा रिजर्वेशन है कि अदर देन एन इंडिविजुअल और एचयूएफ, यस, हु इज रिक्वायर्ड टू गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड, who is required to get his accounts ऑडिटेड क्यों करना है? तो इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44AB, यानी कि इनकम टैक्स के पीजीबीपी के हेड में एक सेक्शन आती है, सेक्शन 44AB। इफ यू आर अवेयर अबाउट इट देन इट्स ओके, इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट देन इट्स ओके। एमके सर है ना, आगे आएंगे दूसरे वीडियो, लगे रहना। अच्छा, तो पॉइंट यहां पे क्या था कि जो इंडिविजुअल या एचयूएफ, फिर से ध्यान से देखिए, जो इंडिविजुअल या एचयूएफ है कि जिनके बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट नहीं करवाना है, हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू गेट हिज अकाउंट्स ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑडिटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44AB। सो फॉलोइंग द मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ये आगे पुरानी बात है, फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम चार्जेबल टू द इनकम टैक्स। आगे फिर से बताया है कि अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, और क्या होगा, ऑब्वियसली क्या होगा, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस फ्रॉम असेसमेंट ईयर 17 एंड 18। इसका मतलब ये दोस्तों कि आगे जो आपने पढ़ा वो सही है, पर उसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? आईसीडीएस अगर आपको फॉलो करने हैं तो आप इंडिविजुअल है या एचयूएफ है, इंडिविजुअल है या एचयूएफ है, और आपके बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट होते हैं, अगर वो ऑडिट होते हैं तो आईसीडीएस फॉलो करना है। और अगर वो ऑडिट नहीं होते, सर कौन सी सेक्शन में ऑडिट करवाना है? सेक्शन है आपका 44AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो अगर सेक्शन 44AB में ऑडिट होता है तो आपको आईसीडीएस फॉलो करने हैं, पर कब फॉलो करने हैं? अगर आप इंडिविजुअल और एचयूएफ है तो। इसका मतलब सर कंपनी, अरे यार मेरे दोस्त, मेरे भाई समझ ले, कंपनी के लिए सेक्शन 44AB में ये प्रोविजन है कि दे हैव टू गेट बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेड। इसका मतलब उनको तो ऑडिट करवाना ही है। अगर ऑडिट करवाना है तो आईसीडीएस फॉलो करने हैं, सिंपल। पर इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए कुछ स्पेसिफाइड लिमिट्स दी गई है, वो लिमिट्स अगर क्रॉस नहीं होती है तो ऑडिट नहीं करवाना है, और अगर ऑडिट नहीं करवाना है तो इन दैट केस उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते समय मर्केंटाइल सिस्टम हो तो भी आईसीडीएस फॉलो नहीं करने हैं दोस्तों। खास इस स्लाइड को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इस पर्टिकुलर वीडियो को रिवाइंड करते रहिएगा और समझते रहिएगा। अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो नीचे नंबर है, व्हाट्सएप कीजिएगा, प्लीज़ व्हाट्सएप कीजिएगा, और अदरवाइज नीचे आप डिस्क्रिप्शन में कोई कमेंट डाल सकते हैं और कमेंट करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो थैंक यू। तो ये होगा आपका सेक्शन 145 सब सेक्शन 2, जिसमें आईसीडीएस इश्यू करने के और फॉलो करने के दोनों के कंपल्सन हमने अभी देखे। 145(1) देखा और 145(2) देखा। चलो बहुत बढ़िया। अब आगे जाएंगे तो आगे क्या लिखा है दोस्तों कि मेथड ऑफ अकाउंटिंग। देखिए मेथड ऑफ अकाउंटिंग इन सर्टेन केसेस, ये सर्टेन केसेस बहुत ही बढ़िया है। देखो सर्टेन केसेस, सेक्शन 145A, सेक्शन 145A, सेक्शंस याद रखने की आदत डाल दीजिए दोस्तों। तो मेथड ऑफ अकाउंटिंग इन सर्टेन केसेस, इसमें यह बताया गया है कि एक पुराना केस है, दिल्ली हाई कोर्ट में हुआ था, जिसमें चैम्बर ऑफ टैक्स कंसल्टेंट और यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में ये तकरार हुई थी। उसमें यह बताया था कि सर्टेन प्रोविजंस ऑफ आईसीडीएस आर अल्ट्रावायस टू द एक्ट। अच्छा कौन सा एक्ट? सर इनकम टैक्स एक्ट 1960।
ऑब्वियसली यार 1961। तो यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट जब शुरू हुआ तो उसमें जो प्रोविजंस डाले गए टाइम टू टाइम जो अमेंड किए गए, उन प्रोविजंस के अगेंस्ट में कुछ प्रोविजंस आईसीडीएस में डाले। इसका मतलब आईसीडीएस किसने बनाया? इनकम टैक्स ने? नहीं 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 नहीं, आईसीडीएस बनाए थे सेंट्रल गवर्नमेंट ने और उन्होंने नोटिफाई किए थे। अच्छा, तो एक्ट किसने बनाया? वो भी उन्होंने ही बनाया था दोस्तों। बट एक्ट के लिए सीबीडीटी जो है वो मेन बॉडी है जो ये ध्यान रखती है कि कोई भी एक्ट के कोई भी प्रोविजन एक दूसरे के सामने कॉन्ट्राडिक्ट ना हो, अल्ट्रा वायस ना हो, ओवर रूलिंग ना हो। पर यहाँ पे गलती क्या हो गई उनको? यहाँ पे कुछ गलतियाँ ऐसी हुई जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस चला था और जिसमें ये बताया गया था, एलिगेशन क्या था कि आईसीडीएस के कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं कि जो अगर फॉलो करे तो वो एक्ट के प्रोविजन या सेक्शंस को ओवर रूल करते हैं, ये अल्ट्रा वायस है। तो इसके लिए कुछ अब तो कुछ करना ही पड़ेगा यार, क्योंकि ये गलती तो हो गई। तो गलती सुधारी कैसे? देखिए, तो गलती सुधारने के लिए सिंस दे सीक टू ओवरकम बाइंडिंग जुडिशियल प्रेसिडेंट एंड आर दस कॉन्ट्ररी टू द लॉ सेटल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट एंड वेरियस हाई कोर्ट्स। इसका मतलब प्रॉब्लम क्या होता था कि यहाँ पे कुछ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जो जजमेंट्स आए थे, उन जजमेंट्स को भी ये ओवर रूल करते थे। तो इसका सॉल्यूशन इन्होंने कुछ इस तरह से निकाला। देखिए कि इन ऑर्डर टू ब्रिंग सर्टेनिटी इन द वेक ऑफ सच जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, सेक्शन 36(1)(18), सेक्शन 40(a)(13), सेक्शन 43(a), 43(c)(b) and 145(a) and 145(b have been inserted in the act with effect from assessment year 17-18। यानी कि आईसीडीएस जो नया डाला ना, उससे बवाल खड़ा हो गया था दोस्तों। और वो बवाल क्या था? तो वो बवाल था कॉन्ट्राडिक्शन का, और कॉन्ट्राडिक्शन के कारण इनको अपने एक्ट में कुछ चेंजेस करने पड़े, और वो चेंजेस लाने के लिए कुछ नई सेक्शंस इंसर्ट करनी पड़ी। और वो सेक्शंस कौन कौन सी थी? तो सबसे पहली सेक्शन थी सेक्शन सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लोज 18, सेक्शन 40A सबसेक्शन 13, सेक्शन 43AA, 43CB, 145A एंड 145B। इन सेक्शंस को इन्होंने इंसर्ट किया। उसमें से अब हम कौन सी सेक्शन पढ़ेंगे? तो ऊपर देखिए दोस्तों, लिखा है सेक्शन 145A। इसका मतलब फिलहाल हमारे लिए कौन सी सेक्शन पीजीबीपी के लिए इंपॉर्टेंट है? तो आउट ऑफ दिस सेक्शंस अभी के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट है 145A। तो 145A की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो 145A में क्या बताया है? अब देखिए, एक चीज तो क्लियर है, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शंस थे आईसीडीएस में और एक्ट में। इसकी वजह से एक नई सेक्शन डाली गई। अब वो सेक्शन क्या करेगी? तो वो सेक्शन दोनों को मिला जुला के कुछ बीच का रास्ता निकालेगी। तो सेक्शन 145 में क्या बताया है कि प्रोवाइड्स दैट फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमिनिंग द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, अंडर द हेड पीजीबीपी। देखिए यहाँ पे अदर सोर्सेज नहीं लिखा है दोस्तों। एक्ट पढ़ते समय इंटरप्रिटेशन का सबसे ज़्यादा ध्यान दें, और कहाँ पे क्या वर्ड लिखा है और क्या नहीं लिखा है। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड समथिंग विच इज़ नॉट रिटन ओवर देयर। कुछ आपको वहाँ पे नहीं लिखा है फिर भी वो आप कंसिडर नहीं कर सकते। ये एक्ट का रूल है, इंटरप्रिटेशन का रूल है दोस्तों। तो यू हैव टू बी केयरफुल इन दैट रिगार्ड। यहाँ पे सिर्फ पीजीबीपी की बात करिए तो पीजीबीपी को ही ध्यान में लेना है। अच्छा, आगे देखते हैं। आगे ये बताया है कि द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी शैल बी मेड एट अ लोअर ऑफ एक्चुअल कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द नोटिफाइड आईसीडीएस। कौन सा आईसीडीएस था सर? आईसीडीएस 2, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। तो आईसीडीएस 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी को कब फॉलो करना है, कैसे फॉलो करना है, इसके लिए 145A इंसर्ट किया था। उसमें एक क्लॉज डाला कि valuation of inventory shall be made at lower of actual cost और net realizable value computed। यानी कि आपको एक्चुअल कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू दोनों चाहिए, उसमें से लोअर लेना है। बट नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे कंप्यूट करनी है वो आपको कौन सिखाएगा? आईसीडीएस 2। बहुत अच्छे, चलो ये तो बेसिक था इन्वेंटरी के वैल्यूएशन के लिए। चलो आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आगे पॉइंट बी है कि वैल्यू ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड ऑफ इन्वेंटरी शैल बी एडजस्टेड टू इंक्लूड द अमाउंट ऑफ टैक्स, ड्यूटी, सेस और फीस एक्चुअली पेड और इंकर्ड बाय असेसी टू ब्रिंग द गुड्स और सर्विसेज
टू द प्लेस ऑफ इट्स लोकेशन एंड कंडीशन एज ऑन द डेट ऑफ वैल्यूएशन। यानी कि दोस्तों यहां पे कुछ हट के बात करी है। यहां पे ये बताया है कि जब आप वैल्यूएशन तो करते हो ICDS 2 के हिसाब से, नेट रियलाइजेबल वैल्यू का, पर अब वैल्यूएशन करते समय आपको क्या ध्यान में रखना है? तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आपने उस गुड्स को परचेज करते समय, सेल करते समय या इन्वेंटरी को लाते समय कोई टैक्स, ड्यूटी या सेस या फी को पे किया है या फिर वो आप इंकर करने वाले हो, तो उसे आपको इंक्लूड करना है इन्वेंटरी के वैल्यू में। इन्वेंटरी के वैल्यू में इंक्लूड करना है मतलब क्या? मान लो इन्वेंटरी ये 1 लाख रुपए की, उसके ऊपर मान लो GST लगा था 18%, तो टोटल वैल्यू बनती है 1,18,000। तो आपको उस इन्वेंटरी को जब वैल्यूएशन करोगे तो वो 18,000 जो है, जो कि टैक्स है, उसे कंसीडर करना है, उसे अवॉइड नहीं करना है, इंक्लूड करना है। ये कौन बता रहा है? मैं नहीं बता रहा दोस्तों, ये तो 145A बता रहा है और उसमें उसका सेकंड पॉइंट है जो कि स्पेसिफिक PGBP के लिए एप्लीकेबल है। सही है। तो इन्वेंटरी, तो वैल्यूएशन ऑफ परचेज अगर आप करोगे तो परचेज में भी परचेज में भी जो टैक्स, ड्यूटी या सेस है उसे इंक्लूड कीजिए। अच्छा, सेल्स करते समय भी उसकी वैल्यू जब आप रिफ्लेक्ट करोगे तो उसमें भी ये इंक्लूड कीजिए। तो इन्वेंटरी में भी इंक्लूड करना ही पड़ेगा दोस्तों। तो परचेज की वैल्यू रिकॉर्ड करते समय, इन्वेंटरी के वैल्यूएशन को कंप्यूट करते समय, सेल्स को कंप्यूट करते समय आपको टैक्स, ड्यूटी, सेस, फी जो आपने इंकर करी है, उस टैक्स, ड्यूटी, सेस, फी को आपको इंक्लूड करना है, परचेज में भी, सेल्स में भी और इन्वेंटरी में भी। तो अब शायद आप समझ गए होंगे कि तीनों जगह पे आपको, अभी तक आप क्या करते थे, परचेज जो थे, कई लोग ऐसा करते हैं कि अकाउंट्स रिकॉर्ड करते समय आपके P&L में वो नेट वैल्यू लेते हैं, यानी कि वहाँ पे से ड्यूटी को निकाल के उसे ड्यूटीज एंड टैक्सेस अंडर द हेड ऑफ करंट लायबिलिटीज में डाल देते हैं और वहाँ पे सिर्फ नेट वैल्यू रिफ्लेक्ट करते हैं परचेज की। सेल्स में भी कई बार ऐसा होता है, उसे भी सेल्स में नेट सेल्स वैल्यू ट्रेडिंग में रिकॉर्ड करते हैं और बाकी जो ड्यूटी की वैल्यू है उस वैल्यू को वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में डाल देते हैं। तो इसके कारण वो जब स्टॉक लिखेंगे तो स्टॉक में भी क्यों वो वैल्यू को कंसिडर करें, टैक्स और ड्यूटी को क्यों कंसिडर करें? तो इसके लिए ये अमेंडमेंट लिया और उसमें बताया गया कि आप परचेज को भी उसकी नेट वैल्यू प्लस GST लीजिए, सेल्स को भी नेट वैल्यू प्लस GST लीजिए और आपकी इन्वेंटरी को भी सेल्स वैल्यू प्लस GST लीजिए और फिर आप देखिए कि आपका प्रॉफिट या गेन क्या आता है दोस्तों। तो ट्रेडिंग में अब आपको क्या करना पड़ेगा, ICDS फॉलो करके इस तरह से उसकी वैल्यूएशन करनी होगी। अच्छा, ये सेकंड पॉइंट था। तो अब पॉइंट नंबर C है। नेक्स्ट देखिए पॉइंट नंबर C, इन्वेंटरी बीइंग सिक्योरिटी नॉट लिस्टेड और listed but not quoted on recognized stock exchange with regularity from time to time shall be valued at actual cost of initially recognized in accordance with the notified ICDS। अब इसका कौन सा ICDS है? तो ICDS 8 है सिक्योरिटीज के लिए। बट एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखिए कि ये इन्वेंटरी है, हाँ इन्वेंटरी है, स्टॉक है, पर कौन सा स्टॉक है? गुड्स का है? नहीं 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 सर, ये गुड्स का स्टॉक नहीं है, ये तो सिक्योरिटीज का है। अच्छा, सिक्योरिटीज, पर कैसी सिक्योरिटी सर? देखिए पहले तो ये स्टॉक है, कौन सी चीज का स्टॉक? सिक्योरिटी का। अच्छा, स्टॉक सिक्योरिटी का है, पर वो सिक्योरिटी कैसी है? तो वो नॉट लिस्टेड है या तो फिर लिस्टेड है बट वो रेगुलरली रिकॉग्नाइज्ड या कोटेड नहीं है, रेगुलरली कोटेड नहीं है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में। इसका मतलब कि सबसे पहले हम क्या बिजनेस करते हैं? तो हम सिक्योरिटीज का बिजनेस करते हैं और उसमें ईयर एंड को हमारे पास कुछ सिक्योरिटीज बची है और वो हमारा सिक्योरिटी स्टॉक है। अब वो सिक्योरिटी स्टॉक को वैल्यूड करना है तो उनके दो टुकड़े यानी कि दो हिस्से में बटेंगे, एक होंगे नॉट लिस्टेड, दूसरे होंगे लिस्टेड। अच्छा, नॉट लिस्टेड है या तो फिर वो लिस्टेड है बट वो रेगुलरली कोट नहीं होती उनकी प्राइस, तो वो एक कैटेगरी बनेगी C। और उनके लिए आपको कौन सी वैल्यू लेनी है स्टॉक की, इन्वेंटरी की? तो एक्चुअल कॉस्ट इनिशियली रिकॉग्नाइज। आई रिपीट, एक्चुअल कॉस्ट इनिशियली रिकॉग्नाइज। यहाँ पे मार्केट वैल्यू देखनी ही नहीं है आपको, नेट रियलाइजेबल वैल्यू देखनी ही नहीं है आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लेना है? एक्चुअल कॉस्ट। क्यों लेना है? क्योंकि वो सिक्योरिटीज है, नॉट लिस्टेड है और या तो फिर वो नॉट कोटेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज विद रेगुलरिटी है।
अच्छा, तो आगे कौन सा पॉइंट है देखिए, आगे इन्वेंटरी बीइंग लिस्टेड, ए यहाँ पे लिस्टेड वर्ड आया, देखो ऊपर नॉट लिस्टेड था, यहाँ पे लिस्टेड आया, एंड कोटेड, ऊपर देखिए नॉट कोटेड आया और यहाँ पे क्या कोटेड आया, शैल बी वैल्यूड एट, यहाँ पे देखिए कंपैरिजन आ गई, लोअर ऑफ एक्चुअल कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू इन अकॉर्डेंस विद नोटिफाइड आईसीडीएस। अब यहाँ पे भी ऑब्वियसली यार सिक्योरिटीज का आईसीडीएस एक ही है, आईसीडीएस 8 सिक्योरिटीज, तो सच कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू शैल बी डन कैटेगरी वाइज। इसका मतलब कि सिक्योरिटीज को भी कैटेगराइज कीजिए और उनकी कैटेगरी के वाइज उनकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू फाइंड करते जाइए और फिर देखिए कि आप दोनों में से कौन सी कम वैल्यू आती है, एक्चुअल कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू, उसमें से कम, लोअर 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 लेना है आपको। पर कब लोअर लेना है, अगर वो सिक्योरिटीज लिस्टेड है एंड कोटेड है, एंड कोटेड है, लिस्टेड एंड कोटेड, लिस्टेड एंड कोटेड, लिस्टेड एंड कोटेड। अच्छा, अगर लिस्टेड है बट कोटेड नहीं है तो ऊपर वाला पॉइंट, लिस्टेड है बट कोटेड नहीं है तो ऊपर वाला पॉइंट, और लिस्टेड है और कोटेड भी है तो नीचे वाला पॉइंट। एंड है, देखिए दोस्तों वहां पे एंड लिखा है, तो सी पॉइंट कब लगेगा, लिस्टेड बट नॉट कोटेड, डी पॉइंट कब लगेगा, लिस्टेड एंड कोटेड। अच्छा, सी पॉइंट में वहां पे तो सिर्फ एक ही चीज है, एक्चुअल कॉस्ट इनिशियली रिकॉग्नाइज। डी पॉइंट में क्या है, डी पॉइंट में दो चीजें हैं, एक्चुअल कॉस्ट एज वेल एज नेट रियलाइजेबल वैल्यू, और इन दोनों में से यस आप सही बोल रहे हैं दोस्तों, लोअर लेना है। तो आगे जाएंगे, डी पॉइंट तक हमारी बात खत्म हो चुकी है। अब लास्ट में देखते हैं कि however inventories being securities held by scheduled bank or public financial institution shall be valued in accordance with notified ICDS after taking into account the extant guidelines issued by RBI। अब देखिए जब बैंक की बात आती है दोस्तों तो हमारे यहाँ पे RBI को हमें कभी भी भूलना नहीं है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर हम सिक्योरिटीज की ही बात करेंगे, उसके ही स्टॉक की इन्वेंटरी की बात करेंगे, पर अगर वो स्टॉक किसी शेड्यूल बैंक का है या फिर वो किसी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का है तो वहां पे उसके वैल्यूएशन को नोटिफाइड आईसीडीएस के तहत ही देखा जाएगा। बट उससे पहले आपको क्या देखना है, तो कि आपको इश्यूज की गई आरबीआई की इश्यूड की गई गाइडलाइंस को देखना है, पढ़ना है, और उसके बाद ही उन सिक्योरिटीज को आईसीडीएस के तहत वैल्यूएशन करना है। तो यहाँ पे हमने देखा कि सेक्शन 145 सबसेक्शन 1 क्या कहता है, सेक्शन 145 सबसेक्शन 2 क्या कहता है, और उसमें से एक निकल के आया पॉइंट सेक्शन 145A। इसका मतलब कि इस पर्टिकुलर सेशन में हमने 3 चीज़ें देखी, और वो 3 चीज़ें थी सेक्शन 145 सबसेक्शन 1, सेक्शन 145 सबसेक्शन 2 एंड सेक्शन 145A। तो अब नेक्स्ट सेशन में मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं चार्जिंग सेक्शन ऑफ पीजीबीपी सेक्शन 28 इन द नेक्स्ट सेशन। सो थैंक यू वेरी मच, और ये रिवाइज करते रहिएगा और लाइक और शेयर करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। फिर से बहुत ही जल्द मिलेंगे दोस्तों, बाय।